प्रिय बच्चों, जय हिंद। आज हम पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं विषय हिंदी गद्यखंड पाठ 4 विदाई संभाषण, लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का अध्ययन करने के पूर्व हम लेखक के जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जन्म सन 1865, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा। प्रमुख संपादन अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी, भारत मित्र आदि। प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। मृत्यु सन 1907। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नव जागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्यिक सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अन्य स्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। प्रिय बच्चों, अब हम परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके स्वरूप को भी समझना बहुत आवश्यक है। प्रश्न इस तरह का होता है, श्री बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला, कोई भी 2 रचनाएं लिखिए। दूसरा, भाषा शैली। तीसरा, साहित्य में स्थान। यदि हमने लेखक के जीवन परिचय को भली भांति अध्ययन कर लिया है तो इन तीनों बिंदुओं के उत्तर हमें सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात लेखक के जीवन परिचय को गहनता से अध्ययन करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप यहाँ पर लेखक के जीवन परिचय का अध्ययन गहनता से कर लें। इसके पश्चात हम केंद्रीय भाव की भी चर्चा कर लेते हैं। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसे वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहित्यिक गद्य का भी नमूना है। बच्चों, विदाई संभाषण पाठ का हम अध्ययन करते हैं। विदाई एक ऐसा भाव लिए हुए शब्द है जो याद आते ही मन को दुखी कर देता है। करुणा का भाव आने लगते हैं। किंतु लॉर्ड कर्जन के विदाई के संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ। उनकी विदाई से भारतीय जनता दुखी नहीं बल्कि प्रसन्न हुई। उनके शासनकाल को याद कर कष्ट और विषाद का अनुभव हुआ। इस संसार में एक निश्चित समय अवधि के पश्चात अंत होना तय है। यह तो विधि का विधान है कि कोई भी यहाँ चिर स्थायी नहीं है। प्रस्तुत पाठ विदाई संभाषण में
लॉर्ड कर्जन का शासनकाल इस देश में था। कोई आतताई शासक सत्ता में होता है तब उन्हें यह भ्रम होता है कि सत्ता मेरी है, इसमें मेरा ही हुक्म चलेगा, किंतु इसका अंत भी शीघ्र हो जाता है। लॉर्ड कर्जन सन 1899 ईस्वी से 1904 ईस्वी तक तथा 1904 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक 2 बार इस देश के वायसराय रहे। उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। अंततः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यह मानकर कि उनकी शर्त मान ली जाएगी, किंतु इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार वह ऊपर से चढ़कर नीचे गिर गया। इस्तीफा स्वीकार होने पर वह इंग्लैंड चले गए। लॉर्ड कर्जन 2 बार वायसराय बनकर भारत आए, तब उनके इस आतताई कार्यशैली से दुखी भारतीय किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं हुए। प्रजा यही चाहती थी कि पुनः यहाँ न आवे, किंतु उनके यहाँ 2 बार आने से भारतीय अत्यंत कष्ट का अनुभव किए। हमारी भारतीय संस्कृति की जीवन व्यवहार है कि हमसे कोई बिछड़ता है तब अत्यंत कष्ट होता है। बिछड़न का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, वह पवित्र, निर्मल एवं कोमल होता है। हम बैर भाव को भूलकर एक दूसरे के स्नेही बन जाते हैं। इस देश में पशु पक्षी भी एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो उदास हो जाते हैं। इस भाव को 2 गायों के परस्पर प्रेम को उदाहरण देकर लेखक बाल मुकुंद गुप्त स्पष्ट करते हैं कि एक बार शिव शंभु के 2 गाय थीं। उनमें एक अधिक बल वाली थी, वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय को पुरोहित को दे दी। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। वह उस दिन भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्य की कैसी दशा होती है, इसकी अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। जब पशुओं में विदाई वेदना होती है तो मनुष्य की वेदना का वर्णन करना कठिन है। विदाई का समय बड़ा ही दर्द भरा होता है। उस पर भी लॉर्ड कर्जन दोबारा आने वाले नहीं थे, फिर भी लॉर्ड कर्जन की विदाई के समय भारतीय जनता ने दुखी नहीं हुआ। यह लॉर्ड कर्जन के आतताई शासनकाल का परिणाम था। लेखक बाल मुकुंद ने तीखी व्यंग शैली में लिखा है कि अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान नहीं देखी होगी जो शान लॉर्ड कर्जन दिल्ली दरबार में देखी है। लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी की कुर्सी सोने की थी और उसके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की कुर्सी चांदी की थी। कर्नल कर्जन दाएं में तथा उनका छोटा भाई बाएं में बैठते थे। कर्जन का स्थान प्रथम था और उनके छोटे भाई का स्थान दूसरा। इस देश के सभी रईस उन्हें पहले सलाम करते थे। जुलूस में उनके हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। होदा, चंबर, छत्र आदि सबसे
बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और एडवर्ड जनरल के बाद इस देश में लॉर्ड कर्जन का ही दर्जा था, किंतु आतताई शासन व्यवस्था, अनुचित कार्य व्यवहार होने से वह सिर के बल पटकनी खाकर नीचे गिरा, अर्थात वह पतन की ओर अग्रसर होने लगा। भारतीयों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाते रहे। वह स्वयं खुश न रह सके और प्रजा को भी खुश न रख सके। लॉर्ड कर्जन की शासन अवधि पूरी हो गई थी। वह विलायत जा सकते थे, किंतु उन्होंने 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर बंग विच्छेद न करने की प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया। उनकी जिद से प्रजा दुखी हुई। उन्होंने अंग्रेजों का वर्चस्व कायम करने तथा अपने अपमान तथा निरंकुशता के कारण उन्होंने बंगाल के 2 भाग करने की कूटनीतिक योजना बनाई, जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रवादी विचारों को कुचला जा सके। भारतीय जनता इस योजना को समझ गई थी, अतः भारतीय जनता ने बंगाल का विच्छेद न करने के लिए बार बार लॉर्ड कर्जन से आग्रह किया। आतताई शासन करने वाले कर्जन ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया और अंततः बंगाल का विच्छेद कर दिया, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बंगाल के रूप में। लेखक यहाँ अच्छे कार्य करने वालों की भी प्रशंसा के रूप में यहाँ लिखने का प्रयास किए हैं। प्यारे नरवरगण मेरा प्रणाम लें, आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ। मेरा अन्नदाता, अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काट दिए हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न लें, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम लें और मुझे जाने की आज्ञा दें। आज यह गीत अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार के गीत सम्मान के साथ गाया जाता है। वह इसलिए कि उन्होंने जनता की सेवा में अपने मन, हृदय और अंतः आत्मा से किया था। इस ईमानदारी से किए गए जनता की सेवा के प्रजा ने उपरोक्त गीत गाकर विदाई के समय सम्मान दिया था। किंतु लॉर्ड कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को नहीं समझा, बल्कि अपनी स्वार्थपूर्ण भावनाओं के चलते सत्ता का उपभोग करते रहे। अतः अब उन्हें विदाई के समय जनता से कोई संभाषण करने का कोई साहस नहीं रहा। प्रिय बच्चों, अब हम गद्य से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को भी समझने का हम प्रयास करते हैं। प्रश्न इस तरह का होगा, उस गद्य के कुछ अंश दिए होंगे एक अनुच्छेद के रूप में, उस अनुच्छेद को पढ़ना है और उसकी व्याख्या करना है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ लिखकर बताने का प्रयास किया है, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर को भी परीक्षा में बेहतर तरीके से प्रदर्शित करेंगे। जिस अनुच्छेद व्याख्या करने के लिए दिया गया है, सबसे पहले बिंदु हमारे साथ है संकेत। इस बिंदु में उस अनुच्छेद के जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं उसके प्रथम 2 या 3 शब्दों को लिखना है और डैश डैश करते करते उसी अनुच्छेद के अंतिम 2 या 3 शब्दों को लिखना है। इससे स्पष्ट होता है कि हम किस अनुच्छेद की व्याख्या कर रहे हैं। इसके बाद उसी अवतरण का संदर्भ भी देना है। संदर्भ का मूल उद्देश्य यहाँ पर पाठ का नाम और लेखक का नाम स्पष्ट रूप से आ जाए, तब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। हम उसे दूसरी विधि से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ
लिखकर बताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य लेख विदाई संभाषण से उद्धृत है, जिसके लेखक राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त हैं। तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं हम, प्रसंग। प्रसंग जितना हमारा सारगर्भित होता है, स्पष्ट होता है, उसे व्याख्या को समझने में हमें और भी सुविधा होती है। तो चलिए, प्रसंग लिखकर हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। आप भी यहाँ पर प्रयास करेंगे समझने का। लॉर्ड कर्जन सन 1905 में भारत छोड़कर जा रहे थे, जो उनके शासन का अंत था। यह सत्य है कि शासक के आतताई रूप से राजा व प्रजा को कष्ट होता है, जिसका परिणाम शासन की समाप्ति है। अब हम व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। व्याख्या में हमें इस तरह से भाव को व्यक्त करना है कि इस संसार में कोई चिर स्थायी नहीं होता है, उसका अंत होना निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में उनका शासनकाल जब चल रहा था तो उन्हें यह एहसास था कि मैं यहाँ पर स्थायी रूप से शासन कर सकता हूँ, किंतु ऐसा नहीं है। वह सत्ता भी एक दिन समय के साथ बदल जाता है, अर्थात उसका भी अंत हो जाता है। दूसरी स्थिति में इस अवतरण में यह भी बताया गया है कि तीसरी शक्ति भी होती है। वह तीसरी शक्ति इस संदर्भ में कौन सी है, हम यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। लॉर्ड कर्जन तथा भारतवासियों के बीच में तीसरी शक्ति के यहाँ पर दो अर्थ हैं। पहला अर्थ ईश्वर, दूसरा ब्रिटिश शासक। भारतीय जनता तथा लॉर्ड कर्जन दोनों को कर्जन शासक काल के अचानक समाप्त होने की कल्पना नहीं थी, परंतु विधि का विधान एक पल में सब कुछ पलट देता है। कर्जन का शासनकाल समाप्त हुआ और वे विलायत लौट गए। दूसरे अर्थ में यदि हम तीसरी शक्ति साम्राज्ञी विक्टोरिया से लें तो लॉर्ड कर्जन भारत में उन्हीं का वर्चस्व स्थापित करने में असफल रहे। इसी कारण उनका भारत से जाना तय था। इस घटना से स्वयं लॉर्ड कर्जन तथा भारतीय अनभिज्ञ थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु चिर स्थायी नहीं होता है, उसका भी अंत निश्चित होता है। इस प्रकार से हम व्याख्या को प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात विशेष भी लिखा जाना है। हमारे प्रश्न में यह लिखा होता है कि निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, लेकिन वहाँ विशेष का उल्लेख नहीं होता है। प्रिय बच्चों, विशेष अवश्य लिखना है। हम यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि जितने भी अंक वहाँ आवंटित हैं वो सभी अंक, कुछ अंक संदर्भ के होंगे, कुछ प्रसंग के होंगे, कुछ व्याख्या के होंगे और कुछ विशेष के। यदि इन बिंदुओं को आपने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है तो वहाँ अंक कटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अब हम यहाँ प्रश्न के स्वरूप को भी लिखकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष, पहला, भाषा सरल व खड़ी बोली है। अब प्रश्न उठता है कि सरल व खड़ी बोली क्यों हुआ? खड़ी बोली इसलिए है कि ये आधुनिक काल के लेखक हैं और आधुनिक काल के लेखकों की भाषा सामान्यतः खड़ी बोली होती है। दूसरा बिंदु, उर्दू शब्दों का प्रयोग। तीसरा, वाक्य विन्यास तथा शब्द क्रम व्यवस्थित। प्रिय बच्चों, यहाँ पर इसका आशय है कि लेखक शब्दों को, वाक्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हैं। यदि इन शब्दों को पीछे कर दिया जाए या फिर वाक्य विन्यास को आगे पीछे कर दिया जाए तो वह अवतरण अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए जब हम इस शिल्प विधान को जब लिखते हैं तो यहाँ पर यह तीसरा बिंदु लिखने का उद्देश्य है कि वाक्य विन्यास तथा शब्द क्रम व्यवस्थित हैं। इसे आप अवश्य प्रदर्शित करेंगे। बिंदु 4, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग। इस प्रकार से हमने विशेष लिखकर यहाँ बताने का प्रयास किया है। आप उसे अध्ययन करेंगे, समझेंगे
और लिखकर और अभ्यास करते रहेंगे, जिससे आप परीक्षाओं में और अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके पश्चात हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्न वही हैं जो पाठ के अंत में दिए हुए हैं। ज्ञानात्मक प्रश्न पाठ के अंत में दिए गए होते हैं, उन्हीं में से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों के संबंध में हम चर्चा करते हैं, उन्हें आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? प्रश्न नंबर दूसरा, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? प्रश्न नंबर 3, करजन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? प्रश्न नंबर 4, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी, अब क्या हो गई है? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 5, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? प्रिय बच्चों, अभी जिन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस पाठ में आपको मिल जाएंगे। आप जब पाठ को अध्ययन करेंगे और हम जैसा बताने का हम यहाँ प्रयास कर रहे थे, इन सभी के उत्तर आपको सरलता से मिल जाएंगे। इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें, लिख करके बार बार अभ्यास करते रहें और याद करते रहें। ऐसा करने से हम बेहतर प्रदर्शन परीक्षा में कर सकते हैं और अंक प्राप्त करेंगे। अब हम भाषा अध्ययन और भाषा बोध की भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। ये दोनों व्याकरण सम्मत होते हैं। कुछ कठिन शब्द होते हैं, उनके अर्थ को भी समझना आवश्यक है। इससे हमारा शाब्दिक भंडार में वृद्धि होती है। चलिए हम कोशिश करते हैं। चिरस्थायी, हमेशा रहने वाला, टिकाऊ। करुणोत्पादक, करुणा उत्पन्न करने वाला। दुखित, पीड़ित, जिसे कष्ट हो। विषाद, दुख, उदासी। आविर्भाव, प्रकट होना। दुखांत, जिसका अंत दुख से हुआ हो। सूत्रधार, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो। लीलामय, नाटकीय। सारांश, निष्कर्ष, निचोड़। पटखनी, चित कर देना। तिलांजलि, त्याग देना। पायमाल, दुर्दशाग्रस्त, नष्ट। आरह, आरा। अदना, छोटा सा, हे। विच्छेद, टूटना, अलग होना। ताप, सामर्थ्य। प्रिय बच्चों, हम इसे बताना इसलिए उचित समझ रहे थे कि इस तरह के अध्ययन करने पर हमारा शाब्दिक भंडार में वृद्धि होती है और हम किसी भाव विशेष को, अपने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। प्रिय बच्चों, समय सीमा का बंधन होता है, इसलिए हम एक बार पुनः अभिवादन करते हैं। जय हिंद।